अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लेकिन मैंने तो अभी जिस बच्चे को भी कॉल की है, बॉयज़ को कॉल किया, वो कह रहे हैं कि हम फ्री बैठे हुए हैं। तो इसीलिए आपके ये जो बोरियत है ख़त्म करने के लिए हमने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए हैं। तो इस वजह से आपको हम ऑनलाइन लेक्चर में मसरूफ़ करना चाह रहे हैं, और ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और साथ साथ आप लोग जो हैं अपनी क्लासेस भी अटेंड करते रहें। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है, कंडीशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हुई पड़ी है। क्योंकि हमारी विल में ही नहीं है कि हम इसको काबू कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये दी गई है। तो आप सबको यही बताना था कि ऑनलाइन क्लासेस आपके मुस्तकबिल के लिए है ये, ताकि आप इसमें अच्छी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोगों को, ताकि आप इसको अपने अवेल करें और साथ साथ अपने लेक्चर लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें। देखिए बेटा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए ना, तो आप लोग लकी हैं। वो किस वजह से लकी हैं? सेकेंड ईयर में प्रोमोट हो गए हैं आप लोग। अब आप लोगों को एक क्लास, फर्स्ट ईयर में ठीक है आपने मेहनत की, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत जो है वो आपकी बच गई है। अब सेकेंड ईयर में आप लोगों के पास एक साल है। यही साल जो है ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कितनी मेहनत करते हैं आप लोग। जितनी मेहनत करेंगे वही मार्क्स आपके सेकेंड ईयर में आएंगे, और सेकेंड ईयर के जो मार्क्स होंगे वही आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स होंगे। तो इस तरह आप लोगों से ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और आप लोगों को एडवाइस भी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें सेकेंड ईयर में, और जितने नंबर सेकेंड ईयर में आप लेंगे वो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स होंगे। तो इस तरह अच्छी पोजीशन सेकेंड ईयर में, अच्छी पोजीशन आपकी फर्स्ट ईयर में बनेगी और अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे। देखिए बेटा, आप मेडिकल कर रहे हैं तो इस वजह से आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसा कभी नहीं होता कि मेहनत आप नहीं करेंगे और ऐसे ही आप लोगों को फल मिल जाएगा। और दूसरी बात ये भी याद रखें आप लोग, अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो रिज़ल्ट्स हैं उससे खुश नहीं होते। आप मेहनत किए रखें अपनी, और मेहनत की वजह से आपको फल मिलेगा। ये कभी ना सोचिएगा कि फल नहीं मिलता। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर में मैं आपको वेलकम करता हूँ सारे बच्चों को। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी सेकेंड ईयर, नाम मेरा आप जानते हैं, एहसान खालिद मेरा नाम, लेक्चरर बायोलॉजी। इंशाल्लाह इस साल मैं आपको सेकेंड ईयर बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो पंजाब टेक्स्ट बुक, जिस तरह आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे हैं, यही हमारी टेक्स्ट बुक होगी, इसी को ही हम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में आके देखा कि इस बुक की एक एक लाइन आप लोगों को पढ़ाई जाती है। लास्ट टाइम मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मैम पढ़ाती रही है, तो इंशाल्लाह इस साल मैं पढ़ाऊँगा। तो एक एक लाइन हम डिस्कस करते हैं साथ साथ, और जो भी हमारे साथ होगा इंशाल्लाह इसमें हम बेहतरी ही करेंगे। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आप लोगों की फ़र्स्ट स्लाइड है, जिसमें इसमें दो डायग्राम मैंने शो करवाई हैं। पहली डायग्राम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म को शो कर रही है। इसमें सारे ऑर्गेनिज़म और उनकी क्लासेस जो हैं वो बताई गई हैं। सेकेंड नंबर पे अर्थ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो शो करवाया गया है। देखें, आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो इसमें हमें ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये हम सामना कर रहे हैं, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो सेकंड हम स्लाइड देखते हैं, इसमें क्या है। सेकंड स्लाइड में मैंने आपको कंटेंट्स दिखाए हैं जो कि सेकंड ईयर बायोलॉजी की बुक में हैं। पहले फर्स्ट ईयर में आप लोग 1 to 14 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सेकंड ईयर में आपका चैप्टर नंबर 15 जो है ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंसीडर किया जाएगा। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास जो टोटल चैप्टर की तादाद थी वो थी 14, लेकिन सेकंड ईयर में आप लोगों के पास जो टोटल चैप्टर हैं वो 13 हैं। फर्स्ट ईयर का सिलेबस ज़्यादा था, सेकंड ईयर का सिलेबस जो है वो कम है। फर्स्ट ईयर जो है वो कदरे थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन सेकंड ईयर बहुत ही आसान है। इसमें आप इंशाल्लाह फील करेंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम्स बहुत हैं, डायग्रामेटिक वर्क बहुत ज़्यादा है, और इसमें कंसेप्चुअल भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि आप लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जिस तरह मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे दूं, इसमें चैप्टर नंबर 15 है होम्योस्टेसिस। ये चैप्टर जो है आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। सेकेंड चैप्टर है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर 16 होगा। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास, जिसको हमने चैप्टर नंबर 17 का नाम दिया है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये भी 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। चैप्टर 18 होगा हमारे पास, 4th चैप्टर रिप्रोडक्शन है, बहुत आसान चैप्टर है, इसको भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं।
आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 19, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर जो है आपके लिए नया चैप्टर है, लेकिन ये डेफिनेशंस आप पढ़ चुके हैं ग्रोथ की भी और डेवलपमेंट की भी। थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्क्राइब भी किया गया है, कुछ 9th के अंदर डिस्क्राइब किया गया है सेल साइकिल वाले चैप्टर में, और कुछ 10th क्लास के अंदर डिस्क्राइब किया गया। आगे हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए की डेफिनेशन आप 8th क्लास से या 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही आसान है ये, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। डीएनए के बारे में आप जानते हैं, हेरिडिटी मटेरियल है, विरासती मादा है। मैं अगर बोल रहा हूँ या जितने भी मेरे करैक्टरिस्टिक्स आपको शो हो रहे हैं, जो आप देख चुके हैं, ये सारे हमारे इस डीएनए की वजह से होते हैं। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 21 है, सेल साइकिल है। जिस तरह हमारी लाइफ का साइकिल है, इसी तरह सेल का साइकिल भी होता है। सेल प्रोड्यूस होते हैं, अपनी लाइफ गुजारते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। जिस तरह इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, 3 महीने बाद इनकी डेथ हो जाती है, फिर नए सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। चैप्टर नंबर 22 पूरी सेकेंड ईयर के अंदर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आप स्टडी करेंगे जीन्स के बारे में, इसमें हम लॉज पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंदर लॉज बहुत कम है, और सबसे बड़े जो 2 लॉज हैं, जिसमें एक लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। मेंडल ने दिए थे ये, इसको हम स्टडी करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी। जितनी भी हम इंसुलिन या जितने भी हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है, हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की डेफिनेशन फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ चुके हैं। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता है, हमारे आबा व अजदाद की जो हिस्ट्री है, या इसको भी डिस्कस करते हैं, और साथ साथ इन्वायरमेंट के अंदर जो जो चेंजेस आ रही हैं और उसके उन चेंजेस के नतीजे में जो हम अडेप्टेशंस करते हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 25, चैप्टर 26 और 27 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के बहुत ही ये छोटे चैप्टर हैं और बहुत ही आसान चैप्टर हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इन 3 चैप्टर से। चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम है, ये भी आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। 26 सम मेजर इकोसिस्टम है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ आप ये करेंगे, बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। लास्ट चैप्टर है हमारा, बहुत आसान चैप्टर है, इसका कम्बिनेशन चैप्टर 17 के साथ है, और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज के बारे में। जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। नंबर 3 हमारे पास स्लाइड है, इसमें पेपर पैटर्न दिखाया गया है। चूँकि फर्स्ट ईयर का पेपर तो आपने दिया नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी था। मैं भी जिस दिन आप लोगों का लेक्चर अरेंज लेक्चर लेने आया था बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में, तो हमने ये डिस्कस किया था कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। 10th क्लास का आपका जो बायोलॉजी का पेपर था वो 60 मार्क्स, लेकिन सेकेंड ईयर का आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो 85 मार्क्स का है, और 85 फर्स्ट ईयर में, 85 सेकेंड ईयर में, तो ये टोटल मार्क्स जो बनते हैं ये 170 बनते हैं। 30 मार्क्स जो है वो आप लोगों के प्रैक्टिकल के होते हैं, जो कि सेकेंड ईयर में होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। आपको पता ही है कि एक इबारत है, उस एक इबारत दी होती है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक सही होता है ABCD। 1 नंबर का होता है ये, बहुत आसान है, इसमें देखें चांस नहीं होता, एक आपका सही तो 1 नंबर पूरा, अगर गलत तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। 17 MCQ होते हैं, एक MCQ 1 नंबर का होता है, तो टोटल 17 हो गए। सेकेंड है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसको सब्जेक्टिव पेपर भी आप कहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इसमें। शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 पे कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इस तरह 8 × 2 16 मार्क्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और 12 में से 8 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। 8 × 2 तो ये 16 होगा। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं। 6 × 2 तो ये 12 हो गए। तो टोटल आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं 42। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि पासिंग मार्क्स जो है ना, वो आप लोगों के 28 होते हैं। 85 में से जिसके 28 मार्क्स हैं वो पास होते हैं। अब देखिए 44 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों में से जो बच्चा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कर लेता है, क्वेश्चन नंबर 2 में 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ये, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 में से 8 करने हैं। इन्हीं में से अगर क्वेश्चन बच्चा कर लेता है, पास होने वाला बच्चा, ये उस बच्चे के लिए नहीं है जो MD कैट करेगा इंशाल्लाह,
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके इरादे कुछ और होते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ पासिंग मार्क्स। ये 2 क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसमें से आप लोगों के 20 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, प्लस MCQ होते हैं, उसमें से 7-8 MCQ ठीक हो जाते हैं, तो आप 35 प्लस मार्क्स जो हैं वो आसानी से गेन कर सकते हैं पास होने वाले स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, A और B। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 15 और 25 का कम्बिनेशन होता है। 15 से A पार्ट होता है, 25 से B पार्ट होता है। हर एक पार्ट जब 4 नंबर का होता है तो 2 पार्ट जो है वो 8 मार्क्स के होते हैं। आगे एक सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, इसका कम्बिनेशन चैप्टर 16 प्लस 20 से होता है। और थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 17 प्लस 27। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 18 प्लस 22। और फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 19 प्लस 24। तो 5 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 24। तो इस तरह आप लोगों के 17 44 प्लस 24, ये आप लोगों के 85 मार्क्स जो है ये कंप्लीट होते हैं। ये था आपका पेपर पैटर्न। अगली स्लाइड में हम जाते हैं जो कि हमारी थर्ड स्लाइड है, उसमें हम डिस्कस करते हैं पेपर कम्बिनेशन सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो कि 2020 के अंदर था। और सेकेंड ईयर आप लोगों के जो सीनियर थे उनके लिए ये स्कीम थी, इसको पेपर कम्बिनेशन भी कहते हैं, कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पेपर जो है वो आ रहा है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं सेकेंड ईयर। अब आप लोगों की ये 2021 में थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन 90% जो है वो यही होगी, आप इसको जहन में रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, MCQ हैं। किस तरह MCQ आने थे इस साल? चैप्टर नंबर 15, 16, 18 एंड 21 जो है, इन 4 चैप्टर में से 2 MCQ आने थे। तो टोटल जो MCQ बनते हैं वो 8, 4 चैप्टर हैं, 2 MCQ आने, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये 8 हो गए। बाकी रिमेनिंग चैप्टर आप लोगों के 9 बचते हैं, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 5, 6 और 27। 9 चैप्टर में से एक MCQ आना है, तो ये 9 मार्क्स हो गए। तो 9 + 8 आप लोगों के 17 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 12 में से 8 करने हैं, 16 मार्क्स के। किस तरह आते हैं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन? 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 18 चैप्टर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 26 में 2, 27 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है, ये 12 में से 8 करने हैं। किस तरह आने? 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 22 में से 3, 23 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 25 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का है, ये आप लोगों का। 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। किस तरह आएंगे? 19 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 20 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 21 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 24 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। आगे लॉन्ग क्वेश्चन एक्सटेंसिव क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, ये 24 नंबर का आप लोगों का पार्ट है, सब्जेक्टिव का पार्ट सेकंड होता है, ये सेक्शन बी से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम कहेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 + 25 का कम्बिनेशन होगा। हर साल यही आता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 16 + 20, इसका कम्बिनेशन भी यही होता है और अगले साल भी यही उम्मीद हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 17 + 27, क्वेश्चन नंबर 8 18 + 22 और क्वेश्चन नंबर 9 19 + 24। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन से हमें करने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन। तो बेस्ट जो बेहतरीन कम्बिनेशन है लॉन्ग क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। 3 अटैम्प्ट करने, एक हम एक्स्ट्रा करेंगे। तो मेरी तो यही राय है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि अभी से इन 4 जो कम्बिनेशन इनके ऊपर फोकस करें और इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन करें, इन्हीं में से MCQ करें। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब है कि 65 70 प्लस मार्क्स जो है वो आप ले सकते हैं आउट ऑफ 85। ठीक हो गया जी। अगली स्लाइड, अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप लोग कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसमें गलती करते हैं, कुछ चीज़ें पता नहीं होती है। लेकिन जो मैं स्टेप्स बताऊंगा स्टूडेंट्स आपको, अगर आप इन स्टेप्स को भी फोकस करते हैं तो कुछ ना कुछ, यानी 2 नंबर का अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप लोगों को एक मार्क्स जो है वो लाजमी मिल जाएगा। अगर 4 नंबर का है तो इसमें से आपको 2+ मार्क्स मिल सकते हैं आसानी से, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स टू डिस्क्राइब अ डिजीज़। डिजीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। आजकल एक डिजीज़ हमारे सामने है जो कि कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, उसी की एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखी है। सबसे पहला स्टेप जो है वो डिजीज़ को डिफाइन करना।
अच्छा, डिजीज़ क्या होती है, ये भी आप सेकेंड ईयर के अंदर डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिजीज़ जो है वो एनी चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, या जो हमारा इंटरनल होम्योस्टेसिस है उसके अंदर कोई भी चेंज आ जाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिजीज़ का नाम देते हैं। इसकी बहुत सारी आपने एग्जांपल पढ़ी हुई है, जिस तरह फीवर हो गया, ज़ुकाम हो गया, नज़ला हो गया, खांसी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है इनको हम क्या नाम देते हैं, डिजीज़ का नाम देते हैं। दूसरा आपने सिंड्रोम का नाम पढ़ा होगा, तो ये बात आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस की होगी, डिजीज़ और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है। सिंड्रोम जो है ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है, बहुत सारी बीमारियाँ इसमें शामिल होती हैं, और डिजीज़ जो है सिर्फ एक डिजीज़, एक बीमारी को हम डिस्कस करते हैं, या किसी एक चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट को हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं स्टेप, सबसे पहला स्टेप है डेफिनेशन। आपके पास डेफिनेशन पूछी गई है डिजीज़ की। डिजीज़ हमारे पास है सार्स। सार्स जो है ये एब्रीवेशन है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का। सीवर का मतलब है शदीद, एक्यूट इंटरनल बहुत ज़्यादा, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। डेफिनेशन है इस डिजीज़ की, इट इज़ डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल शामिल हैं, जहाँ से हवा जो है वो दाखिल होती है। नॉस्ट्रिल के आगे नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी से आगे जो है वो फेरिंग्स आता है। नेज़ल कैविटी प्लस नॉस्ट्रिल, ये दोनों चीज़ें मिलकर नोज़ कहलाती हैं। आगे नॉस्ट्रिल से आगे फेरिंग्स है, जिसको हम गले का नाम देते हैं। फेरिंग्स के आगे लेरिंग्स है, लेरिंग्स जो है इसको हवा की नाली। लेरिंग्स के बाद विंड पाइप है, और विंड पाइप का दूसरा नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो आगे डिवाइड करती है दो ट्यूब्स के अंदर, उनको हम नाम देते हैं ब्रोंकाई का। ब्रोंकाई आगे बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर होता है, वो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। और ब्रोंक्यूल्स आगे एक थैली के अंदर ओपन होती हैं, और उस थैली को हम नाम देते हैं एयर सैक का। हर एक एयर सैक के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस ऑफ सैक्स प्रेजेंट हैं। तो ये है हमारा लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स प्रेजेंट हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। दोनों हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं। हमारी जो चेस्ट कैविटी है, जिसको हम रिब्स का नाम देते हैं, उन रिब्स के अंदर इनको कवर किया हुआ है कुदरत ने। तो ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो डिजीज़, इट इज़ डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन विच एपिथेलियल सेल्स ऑफ लंग्स आर इन्फेक्टेड। एपिथेलियल सेल्स कहते हैं जो बॉडी वाल होती है। बॉडी वाल किसकी? लंग्स जो है, लंग्स की नाली है, सारी की सारी नाली, जिसको हम डक्ट का नाम देते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होती है? नॉस्ट्रिल से जाके स्टार्ट होती है और लंग्स के अंदर जाके एंड होती है। प्लस लंग्स की जो दीवारें हैं वो भी एपिथेलियल कहलाती है। उन एपिथेलियल सेल्स के अंदर इन्फेक्ट होते हैं, और इस बीमारी को हम नाम देते हैं सार्स, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये पहला स्टेप था किसी भी डिजीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि है इसकी डेफिनेशन। सेकंड स्टेप हम देखते हैं वो कौन सा है। सेकंड स्टेप में डिजीज़ का कॉजेज़ जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, और इस कॉजेज़ में आप देखते हैं कि कोरोना वायरस जो है ये कॉज है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स का। कोरोना वायरस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्या है? इट इज़ एन इन्वेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं। इन्वेलप किसे कहते हैं? जिसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन। और सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, एक धागा होता है RNA का। और RNA जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, DNA की रेप्लिकेशन की जा सकती है, या RNA जो है ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। तो ये RNA वायरस है, RNA से मिलकर बना होता है, इसका जीनोम RNA कहलाता है। अब आप लोगों ने हमारे इधर अक्सर न्यूज़ के अंदर भी आपने लफ्ज़ सुना है कोविड-19। अब कोविड-19 का मतलब क्या है? कोविड, को का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, और D का मतलब है डिजीज़। कोरोना वायरस डिजीज़ जो कि 2019 1 दिसंबर को पहला केस वुहान के अंदर, जो कि चाइना का एक सिटी है, उसमें सबसे पहले ये नोट किया गया है। तो ये सेकंड स्टेप था किसी भी डिजीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। थर्ड स्टेप हमारे पास है सिम्टम्स का। सिम्टम्स कहते हैं अलामात। देखिए हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सी बीमारी है, इस चीज़ को देखने के लिए सिम्टम्स को हम डिस्कस करते हैं। और सिम्टम्स क्या हैं? कोरोना वायरस से जो डिजीज़ होती है, जिसको हमने सार्स का नाम दिया है, इसकी सिम्टम्स हैं इंक्लूड फीवर। फीवर मीन बुखार होता है, 100+ टेम्परेचर होता है, या 100 टेम्परेचर होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बाहर से पर्सनस आ रहे हैं, उनका माथे के ऊपर एक लेज़र लाइट की तरह ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि फीवर या टेम्परेचर को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड इसकी जो सिम्टम है वो कफ है, खांसी, फटीग, थकना।
फोर्थ इसकी सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारा सांस जो है इसमें दुश्वारी होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और अगली इसकी सिम्टम है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, हम किसी चीज़ को सही तरीके से स्मेल नहीं कर पाते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं कुछ, अगर आप इन सिम्टम्स को देखते हैं तो ये नहीं है कि यही सिम्टम इस कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, वैसे भी ये सिम्टम्स जो है वो नज़ले ज़ुकाम के अंदर होती हैं या बुखार के अंदर होती हैं। अब ड्यूरेशन टाइम की तरफ आते हैं, द टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, कब इसके सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं कोरोना वायरस या सार्स डिजीज़ की। इसके लिए 5 डेज़ हैं टिपिकली, 5 दिनों के अंदर इसकी सिम्टम जो हैं वो अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसकी रेंज बताई गई है 2 से 14 दिन के अंदर इसकी अलामात रहती हैं और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। तो ये तीसरा स्टेप था सिम्टम्स, जो कि किसी भी डिज़ीज़ को डिस्क्राइब करने में हम लिखते हैं। नंबर 4th स्टेप है ट्रीटमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। किसी भी डिज़ीज़ का, देखिए बहुत सारी डिज़ीज़ हैं, नंबर ऑफ 1000 ऑफ डिज़ीज़ है जिसका ट्रीटमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। अब कोरोना वायरस जो है इसका ट्रीटमेंट अभी तक हमारे पास बदकिस्मती से प्रेजेंट नहीं है, तो मेरी दुआ है आप लोग भी दुआ करें कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो जल्द अज जल्द डिस्कवर हो जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं। अब इसके लिए कौन सी जो वैक्सीन है वो प्रोड्यूस की जा रही है, एंटीवायरल मेडिकेशन जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी सुना हुआ है कि मतलब ह्यूमंस पे नहीं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये जो एंटीवायरल मेडिसिन हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है वैक्सीन को। तो दुआ करें ये जल्द से जल्द हमारे लिए प्रोड्यूस हो जाए ताकि पूरी दुनिया इस बेरहम बीमारी से बच सके। 5th स्टेप में हमारे पास डिजीज़ को डिस्क्राइब करने का, और ये लास्ट स्टेप है हमारा प्रिवेंटिव मेजर। किसी भी बीमारी से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। अब वो क्या है, देखिए बीमारी हुई नहीं है, अगर हम प्रिवेंटिव मेजर कर लेते हैं तो बीमारी नहीं होगी। बीमारी नहीं होगी तो हम ना तो अपने लिए ना ही अपने घर वालों के लिए किसी भी बोझ का बायस बनेंगे। और सबसे अहम बात, इससे हम को पता है हमें गरीब ममालिक से मुल्क है हमारा गरीब, जिसकी वजह से हमें चाहिए कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स कर लें। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं करेंगे तो बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट या बहुत सारा पैसा इस पे लगेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पे पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर कर लें ताकि हमें डिज़ीज़ ना हो। जब डिज़ीज़ नहीं होगी तो इस पर खर्च नहीं होगा, जब खर्च नहीं होगा ना ही परेशानी होगी और ना ही हम अपने और अपने घर वालों पे बोझ बनेंगे। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है, कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, आपने बार बार इनको सुना होगा। तो इसमें सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है हैंड वाशिंग। 20 सेकंड तक आप हैंड वाश करते हैं, साबुन से करें या डिटॉल से या सैनिटाइज़र आप लोगों के पास मौजूद है, ये बहुत ज़रूरी है। अपने घर वालों से भी कहें, अक्सर घर वाले कहते हैं कि बस छोड़ें, क्या खाना खाने लग जाते हैं, मिलने लग जाते हैं। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप अपनाएं। सेकंड हमारे पास क्या है प्रिवेंटिव मेजर, कवरिंग वंस माउथ व्हेन कफिंग। जब भी हमें खांसी आए या छींक आए अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए, अपना बाजू सामने रख लेना चाहिए, तो इससे आप बच सकते हैं और दूसरों को भी बचाने का बायस बन सकते हैं। थर्ड है हमारे पास डिस्टेंसिंग है, मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे पीपल जो है उनसे डिस्टेंस कायम करें। 6 फीट जो है बताया गया है कि अगर 6 फीट से दूर रहते हैं आप, 6 फीट का फासला रखते हैं तो आपको ये ट्रांसमिट नहीं होगा वायरस। अगले हमारे पास है वेयरिंग अ फेस मास्क। फेस मास्क लाजमी पहनना चाहिए क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं कि कोहनी देना या हाथ रखना, क्योंकि हमें जब खांसी आती है तो इससे फ़ायदा ये है कि जब हम सांस ले रहे हैं, खांस रहे हैं या छींक ले रहे हैं तो ये जो जरासीम है, ये जो वायरस है दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होगा। मॉनिटरिंग एंड सेल्फ आइसोलेशन फॉर पीपल हु सस्पेक्ट दे आर इन्फेक्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पीपल को आपने देखा है कि उसके अंदर ये सिम्टम्स हैं जो कि हमने अब ऊपर डिस्क्राइब की हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर किसी को सस्पेक्ट किया, आपने किसी को देखा है कि इसके अंदर ये सिम्टम्स हैं, तो आप सेल्फ आइसोलेशन कर लें, खुद ब खुद साइड पे हो जाएं, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, जिसको उर्दू में करंतना का नाम दिया गया है, इंग्लिश में क्वारंटाइन इसको कहते हैं। सेल्फ आइसोलेशन का नाम है ये। अलहदा बेड से अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लें ताकि आप दूसरों के अंदर ये वायरस फैलाने का बायस ना बने। तो ये थे जी 5 स्टेप किसी भी डिजीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। इन स्टेप्स को आप नोट कर लेंगे। अगर आप इन्हीं स्टेप्स के नेम भी याद कर लेते हैं और पेपर के अंदर लिख देते हैं क्वेश्चन का आंसर के अंदर, तो आपको 2 में से 1 नंबर तो बेटा लाजमी मिलेगा। तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 15 का फर्स्ट आर्टिकल, जिसको हमने चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का नाम दिया है। होम्योस्टेसिस के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए।
तो मेरी आपसे दरख्वास्त है सारे बच्चों से कि ये लेक्चर्स आप लाजमी लें, क्योंकि यही आपका फ्यूचर है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, सेकंड ईयर में आप जितनी मेहनत करेंगे वही आपकी फ़र्स्ट ईयर की मेहनत कंसीडर होगी। जितने नंबर सेकंड ईयर में उतने ही नंबर फर्स्ट ईयर में आपको मिलेंगे। तो लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस कोरोना वायरस से बचें, अपने घर वालों को सेफ़ रखें, अपने आप को सेफ़ रखें, फेस मास्क लाजमी पहनें। ये बीमारी है, वाकई है, इससे आप लोग डरें। डरने का मतलब ये है कि इससे अपने आप को बचाएं। तो अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम। सेफ़ रहकर आप अपने होम में रह सकते हैं, अगर सेफ़ नहीं होंगे तब आप अपने होम में नहीं रह सकते। तो ये आपसे मेरी गुजारिश थी। तो ब्रुकफील्ड कॉलेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़।